जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भाग 5 के आर्टिकल 101 से लेकर 111 तक बात करने वाले हैं। 101 से लेकर 106 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 107 से लेकर 111 तक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो चलो उन्हें शुरू करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम 101 से लेकर 106 तक पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं नहीं, इनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद 101 में है कि स्थान का रिक्त हो जाना। स्थान का रिक्त हो जाना कैसे? जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब उन 5 साल के बीच में कोई एक मर गया, कोई एक एमपी मर गया, तो वो स्थान खाली हो जाएगा, तो उसका चुनाव करवाएंगे। और जो दूसरा आएगा ना, जैसे एक मर गया तो दूसरा कोई चुन के आएगा, तो वो उसी के कार्यकाल के लिए आएगा। जैसे वो 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल वो पूरे करके ख़त्म हो गया, अब जो दूसरा आएगा तो वो बाकी बचे हुए कार्यकाल मतलब 2 साल के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें वही है स्थान का रिक्त हो जाना। डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है? जैसे हमने वो तो क्वालिफिकेशंस तो पढ़ी थी इनकी, जैसे लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा है। 103 में है, जैसे अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो वो क्वेश्चन कहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे संसद में कोई ज़्यादा बकवास करता है तो पेनल्टी, उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें वो बात है। इसके बाद है पावर एंड प्रिविलेजेस, कि किसकी कितनी पावर होती है और किनको कितनी विशेषाधिकार होते हैं, इसमें वो बात है। और 106 में है सैलरीज एंड अलाउंस, मतलब किसकी कितनी सैलरी होती है। सैलरी वैसे बहुत कम होती है, 60 से 70 हज़ार इनकी सैलरी होती है सांसदों की, पर उनको अलाउंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे टिकट में कोई कोटा है, एयरपोर्ट की टिकट फ्री, फ़ोन का बिल फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, बंगलो सरकार का, मतलब ऐसे समझ रहे हो। तो ये होता है। तो ये इतने इम्पोर्टेंस है नहीं, ये इतने इम्पोर्टेंस है नहीं, फिर भी एक बार मैंने आपको बता दिया है। तो चलो, तो इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक। ठीक है, तो 107 में क्या है? 107 में इंट्रोड्यूस, जैसे कभी भी कोई बिल बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो वो कैसे बनता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले, जैसे जीएसटी को हम मान के चलते हैं एग्जांपल। जैसे जीएसटी बना तो उस पे पहले तो सरकारी विधेयक था वो, ठीक है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से पारित किया था। सरकारी विधेयक क्या होता है? जो सरकार में बैठे हुए मंत्री पास करते हैं, समझ रहे हो। जैसे सरकार में बैठा हुआ कोई मंत्री अगर उसको पास करेगा तो सरकारी विधेयक होगा, और जो सरकार में नहीं है अगर वो पास करता है तो उसे प्राइवेट विधेयक कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ का कोई भी सांसद अगर पास करता है तो वो प्राइवेट विधेयक होगा। और जैसे जैसे अमित शाह, वो वित्त मंत्री हैं, मतलब वो वित्त मंत्री नहीं है, सॉरी, पर जैसे अमित शाह अगर कोई पास करेंगे तो वो सरकारी विधेयक होगा। तो जीएसटी के बारे में करते हैं। तो जीएसटी वित्त विधेयक था, इसे वित्त मंत्री ने बनाया। ठीक है, तो जो सारे सचिव थे, जो सारे विभाग वाले थे, उन्होंने पहले एक मसौदा तैयार किया, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया कि ये कैसा दिखेगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, किससे कितने पैसे, किससे कितने पैसे, मतलब हर चीज़, किसके अंदर अगर कोई कानून से भी रिलेटेड, क्योंकि अगर पूरा हमने इसको एक्ट बना दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इसमें कानून का उल्लंघन है, मैं इसको रद्द करता हूँ, तो इसमें इन्होंने हर चीज़ ड्राफ्टिंग में हर चीज़ इकट्ठी करी और फिर उन्होंने एक बिल बनाया। ठीक है, तो वो बिल फिर इन्होंने लोकसभा में भेजा, फिर लोकसभा में वो बिल गया। अब लोकसभा में बहस हुई, लोकसभा में पहले प्रस्तुत होगा, फिर चर्चा होगा, मतदान, पारित। ठीक है, पहले उस पर प्रस्तुत कर देंगे कि दिखा देंगे ये वाला है, फिर उस पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या वो है, जो भी बातें हैं वो सब वहाँ पे करेंगे। फिर मतदान देंगे कि कौन कितना मानता है, कौन नहीं मानता, कौन लाना चाहता है, कौन नहीं लाना चाहता, ये करेंगे। उसके बाद पारित कर देंगे, और जब ये पारित कर देंगे तो ये बिल बन जाएगा। जब लोकसभा और राज्यसभा इसको पारित करते हैं तो ये बिल बनता है, पर जब राष्ट्रपति पारित करते हैं तो ये एक्ट बनता है। ठीक है, तो जब लोकसभा और राज्यसभा इसको पारित कर देंगे, इसके बाद में राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे और फिर ये एक्ट बन जाएगा। जैसे 3 तलाक खत्म हुआ था, 3 तलाक तो एक ही दिन में हो गया था। जैसे रात को, सुबह गया लोकसभा में, रात को गया राज्यसभा में, और फिर रात में राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और 3 तलाक खत्म हो गया। 370 में क्या हुआ?
370 में पहले एक दिन लोकसभा ने पारित कर दिया, दूसरे दिन राज्यसभा ने, तीसरे दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और ऐसे 370 हटा दिया। ठीक है, तो ये है इंट्रोड्यूस ऐसे होता है। और जैसे अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने कोई विधेयक को पारित कर दिया पर राज्यसभा उसे पारित नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। और जैसे लोकसभा ने अगर राज्यसभा को कोई, ये मैं आपको अगले में पढ़ाता हूँ। 108 में है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। मतलब एक साथ कब बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन 3 शर्तों पे बुलाते हैं। जैसे पहली शर्त क्या होती है? जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया और राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा, तो हम संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। दूसरा, जैसे लोकसभा ने राज्यसभा को कोई सुझाव दिया है और वो राज्यसभा सुझाव नहीं मान रहा, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। और तीसरा, जैसे लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया और राज्यसभा ने 6 महीने से ज़्यादा ले लिया उसको पारित करने में, तो संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे। क्योंकि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम जनता ने चुना है, राज्यसभा को हम जनता ने नहीं चुना। तो इसलिए अगर जनता कुछ चाहती है और उसे वो पारित करने में बाधा डालते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में जैसे जब हम संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो वहाँ पे लोकसभा का संख्या बल ज़्यादा होता है। जैसे लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की सीटें हैं 245, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन में जैसे लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं तो लोकसभा अपने विधेयक को आराम से पारित करवा लेते हैं। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसके जो संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं, वो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और 3 परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा कोई विधेयक पारित कर दे और राज्यसभा उसको रोक दे। लोकसभा ने कोई सुझाव दिया, राज्यसभा ने सुझाव नहीं माना। लोकसभा ने कोई विधेयक को पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे 6 महीने से ज़्यादा रोक लिया, तो संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ में हर चीज़ में संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमें संविधान में कोई संशोधन करना है, हमें धन विधेयक लाना है, हमें किसी पर महाभियोग लगाना है। महाभियोग मैंने आपको बता दिया था, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। तो अगर हमें किसी संविधान संशोधन करना है, जैसे संविधान में हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो हम संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे। नहीं 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 नहीं, लोकसभा भी पारित करेगी और राज्यसभा भी पारित करेगी, तो संविधान संशोधन होगा। ठीक है, और जैसे धन विधेयक लाना है, हमने बजट प्रस्तुत किया, उसमें लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो ही वो पारित माना जाएगा। और महाभियोग तो आपको बताया ही है मैंने, समझ गए होगे तुम। तो इन 3 चीज़ों में संयुक्त अधिवेशन हम नहीं बुला सकते। ठीक है, और अभी तक जो संयुक्त संशोधन है ना, वो 3 बार आया है, 3 बार आया है, और तीनों ही बार में अटल बिहारी वाजपेयी थे। कब कब आया ये सुनो। पहला आया दहेज उन्मूलन के लिए। वैसे दहेज लेना बेकार चीज़ है, तो दहेज लेना भी नहीं चाहिए किसी को। सब अपने इतने काबिल बन जाओ कि ज़रूरत ही ना पड़े, तुम पे सब हो, तुम्हें किसी से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो दहेज उन्मूलन आया था 1961 में। फिर उसके बाद आया बैंकिंग सुधार 1978 में। फिर उसके बाद आया आतंकवाद के लिए, पोटा के लिए 2002। और इन तीनों ही अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ठीक है, ये है। अब ये सुनो, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा का संख्या बल अधिक होता है जिस समय विधेयक लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो कैसे। जैसे संयुक्त अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। जैसे ये पूरी संसद है, संसद भवन है। एक साइड है लोकसभा, एक साइड है राज्यसभा,
और बीच में है सेंट्रल हॉल। इन दोनों के बीच में कोई मारा मारी हो गई तो सेंट्रल हॉल में आ जाएंगे, और सेंट्रल हॉल में आए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो लोकसभा के भी 545 मेंबर आते हैं और राज्यसभा के भी 245 मेंबर, दोनों की टोटल संख्या 790 है। और हमें कोई भी विधेयक पारित करना होता है तो हमें आधी तो मानने, मतलब 50% तो हमें चाहिए। तो अगर हम 50% भी लें तो संयुक्त बहुमत 395 बनती है, और लोकसभा के पास तो अपनी 545 है, तो यहाँ पे लोकसभा अपनी इच्छा अनुसार पारित करवा लेता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलो अब धन विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद 109 में 109 में धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है, पर अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अब आप सोच रहे होगे परिभाषा को ऊपर होना चाहिए था और धन विधेयक को, ये विशेष प्रावधान को नीचे होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले परिभाषा ही पढ़ाई जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले अनुच्छेद 110 पढ़ा देता हूँ, परिभाषा। परिभाषा में क्या है, संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि होती है जैसे सरकार का बैंक, सरकार का पैसा जहाँ पे रखा जाता है वो होती है संचित निधि, और ये कहाँ है? आरबीआई में खुला होता है ये खाता। ठीक है, इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक। जैसे अगर हमें संचित निधि पर कोई भी टैक्स लगाना है, मतलब कोई भी अगर हम टैक्स लगाना चाहते हैं, चाहे बढ़ाना चाहें चाहे घटाना चाहें, ठीक है, तो सरकार का ऋण भी धन विधेयक से आता है। मतलब जो सरकार का वो खर्चा ना, वो भी धन विधेयक से ही आता है। जैसे अगर सरकार को इतना पैसा चाहिए तो ये नहीं कि अपने पैसे में से बैंक में गई, उसने चेक दिया और पैसे निकाल लाई, ऐसा नहीं है। पहले उसको पारित करवाना होगा, वो धन विधेयक को पारित करवाएगी कि हमें देश चलाने में इतना खर्चा चाहिए, इतना इतना पैसा चाहिए, इसको इतनी सैलरी, फलाना सैलरी, ढिकना सैलरी, ये सब करना है, तो हमें पहले पारित करवाना होगा। ठीक है, तो धन विधेयक क्या होता है? ये मान के चलो, अगर सरकार को कोई भी धन निकालना है, अपनी संचित निधि से कोई भी धन निकालना है, चाहे किसी भी काम के लिए, देश के कार्य के लिए, तो वो धन विधेयक प्रस्तुत करेगी और उसे पारित करा सकती है, तभी उसको, मतलब धन विधेयक पारित कराएगी तभी उसको पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में आप विशेष प्रावधान पढ़ते हैं। धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, राज्यसभा इसे 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। अगर रोकती है तो विधेयक संयुक्त स्वयं पारित समझा जाएगा। ठीक है, जैसे जो धन विधेयक है, अगर उसे लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने अगर उसे 14 दिन से ज़्यादा रोक लिया तो वो नहीं पारित माना जाएगा। मतलब सॉरी, जैसे अगर धन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे 14 दिन से ज़्यादा रोक लिया तो वो पारित समझा जाएगा, पास समझा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा रोक देगी तो इसे वो रोकती ही नहीं 14 दिन से ज़्यादा, क्योंकि पता है मैं रोक भी लूँगी तो ये पारित तो हो ही जाएगा, इसलिए वो रोकती ही नहीं है। राज्यसभा रोकती नहीं है ये, इसलिए ये पारित हो जाता है। ठीक है, ये पारित ही होता है, चाहे वो रोके चाहे ना रोके, 14 दिन से ज़्यादा रोकते ही वो पारित हो जाएगा। जैसे 14 दिन तक उसने अपने पास रख लिया और 15वें दिन भी उसने अपने पास रख लिया तो 15वें दिन वो पारित हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये समझो, जो धन विधेयक पर है, धन विधेयक है, ये जनता के लिए होता है, समझे? जनता के लिए इन द सेंस, जैसे लोकसभा है, ये जनता का सदन है, तो ये डिसाइड करेगी ना किसको कितना पैसा, कैसे, जो भी खर्चा है, फलाना ढिकना, तो वो। और लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा जनता का सदन नहीं है। तो इसलिए जैसे अगर राज्यसभा ने बोला कि आप इसमें ऐसा ऐसा कर लो, इतना इतना चेंज कर लो, फलाना ढिकना कर लो, तो ये नहीं हो सकता। लोकसभा माने या ना माने वो उसके ऊपर है, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जैसे अगर कोई भी विधेयक अगर जाता है लोकसभा में, अब लोकसभा में सबसे बड़े कौन है उस टाइम पे? अध्यक्ष, जो लोकसभा के उस टाइम अध्यक्ष बने हुए अध्यक्ष हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई विधेयक आया, अगर इसमें छोटी, जैसे 2-3 रुपए की चर्चा है, फला, मैं एग्जाम्पल के टाइप से बता रहा हूँ, जैसे किसी में थोड़े से पैसों की चर्चा है, तो वो मतलब वैसा धन विधेयक नहीं कहलाया जाएगा। धन विधेयक वही कहलाया जाएगा मतलब जिसमें बढ़िया पैसों की चर्चा होगी। ठीक है, तो उसे धन विधेयक कहते हैं।
ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में आता है। जैसे जब धन विधेयक, जैसे कहते हैं ना हम धन विधेयक भेजेंगे, तो ये पहले राष्ट्रपति को बता देते हैं कि हम इस दिन पे धन विधेयक लोकसभा में रखेंगे, ताकि राष्ट्रपति ये ना कह सके कि मुझे पता ही नहीं था और साइन ना करें किसी भी कारण से। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पहले ही बता देते हैं कि हमारा धन विधेयक हम प्रस्तुत करने वाले हैं। समझ रहे हो? तो ऐसा करते हैं। अंततः राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो तो ऐसा कह दे कि तुमने बताया नहीं, ऐसे पारित कर लिया, तो इसे फिर से एक बार पुनर्विचार करो, फिर से सोचो। तो इसलिए उसे राष्ट्रपति जी को पहले ही बता देते हैं ताकि वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकें, वापसी ना कर सकें। इसमें अब अनुच्छेद 111 में क्या है? अनुच्छेद 111 में वीटो शक्तियों की, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया। जैसे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, जैसे कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं हम। जैसे एक होती है अत्यंतकारी वीटो, एक होती है निलंबकारी वीटो, एक होता है जेबी वीटो। ठीक है, अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, इसमें क्या होता है? इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देते हैं। मतलब अब तो ये खत्म कर दिया गया है। जैसे सारे लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, अब तीसरा होता है कि राष्ट्रपति भी उसको साइन करेंगे तो ही वो पारित समझा जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं उसका। तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को काट दिया तो वो पारित नहीं समझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही पहले ऐसा होता था कि ये लोकसभा पारित करती थी, राज्यसभा पारित करती थी और राष्ट्रपति उसको हटा देते थे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं, ये 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। सस्पेंसिव वीटो में क्या है? इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयकों को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये 44वां संशोधन 1978 में दिया गया। ठीक है। पॉकेट वीटो क्या होती है? इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं बल्कि अपने पास रख लेते हैं। मतलब हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, अपने पास रख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अपने पास पड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे डाक संशोधन विधेयक था, ये ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पास रख लिया था, ये अभी भी पड़ा होगा वहाँ पे, पर अब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये विधेयक समय के अनुसार लाए जाते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, कभी भी लिया जाते हैं। और यूएसए में क्या है? जैसे यूएसए में राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत, पढ़ो इसको ध्यान से, देखो, यूएसए में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत, निलंबकारी वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उस विधेयक को अधिक बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, जिसे क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति ने मतलब किसी भी विधेयक को लौटा दिया कि इस पे थोड़ा पुनर्विचार करो, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम उसको पुनर्विचार करेंगे ही, उसमें कुछ सुधार करके भेजेंगे, हम उसी को फिर से पारित करके भेज देंगे। समझ रहे हो? जैसे कोई भी विधेयक है लोकसभा में, राज्यसभा में, धन विधेयक, कोई भी विधेयक है उसको लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। अब हमने लोकसभा से पारित कराया, राज्यसभा से पारित कराया, राष्ट्रपति ने बोला कि इस पर थोड़ा सुधार करो, तो ये वापसी चला गया। अब जब वापसी गया तो लोकसभा ने फिर से पारित किया, राज्यसभा ने फिर से पारित किया और वही विधेयक सेम टू सेम चिपका दिया, तो इस बार उन्हें साइन करना पड़ेगा। जबकि यूएसए में ऐसा है कि पहले एक, मतलब जब यूएसए के जो भी राष्ट्रपति, जब उन्हें निलंबकारी, जब ये सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करते हैं, मतलब जब वो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उन्हें जो भी वो विधेयक होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो चेंजेस करेंगे और वो फिर उसके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब वो साइन करेंगे। इसे क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सेफ रहो, स्वस्थ रहो।